हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप में नया चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। इट मीन्स नए साझेदार का प्रवेश। जब साझेदारी व्यापार पहले से चल रही होती है, विद्यमान साझेदारी व्यापार में जब फर्म के किसी बाहर के व्यक्ति को, फर्म का कोई व्यक्ति नहीं है, फर्म के किसी बाहरी व्यक्ति को, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्म के ही किसी एम्प्लॉई को या फर्म के ही मैनेजर को फर्म का पार्टनर बना दिया जाता है। फर्म के बाहर के भी व्यक्तियों को या फर्म के ही अंदर किसी मैनेजर को या एम्प्लॉई को उसके मैनेजरियल एबिलिटी का लाभ उठाने के लिए, प्रबंधकीय क्षमता का लाभ उठाने के लिए जब उसे साझेदार के रूप में शामिल कर लिया जाता है तो इसे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कहते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन का मतलब होता है प्रवेश, न्यू पार्टनर का मतलब नया साझेदार। साझेदारी व्यापार जब पहले से चल रही होती है, विद्यमान साझेदारी व्यापार में जब कोई नया व्यक्ति, चाहे वो फर्म के बाहर का हो, साझेदारी फर्म के बाहर का हो, या फिर साझेदारी फर्म में ही यदि वो मैनेजर के पद पर नियुक्त हो, या फिर कोई एम्प्लॉई हो, कोई कर्मचारी हो, यदि उसे साझेदार बनाया जाता है तो इसे हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कहते हैं। इंडियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 के सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग फर्म के सभी साझेदारों की सहमति के द्वारा, जब तक फर्म के सभी साझेदार सहमत ना हो, एग्री ना हो, तब तक कोई भी, चाहे वो फर्म के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे वो फर्म के अंदर का कोई एम्प्लॉई या मैनेजर हो, कोई भी व्यक्ति फर्म का साझेदार नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि फर्म के साझेदार होने के लिए फर्म के सभी साझेदारों की सहमति का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, और ये कहता है इंडियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में। करेक्ट? चलिए, अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर क्या जरूरी है किसी नए साझेदार के प्रवेश का, क्यों नया साझेदार आना चाहिए? बहुत ऐसे रीज़न हैं जब फर्म में ज़रूरत पड़ती है किसी नए साझेदार के प्रवेश का। क्यों जरूरी है? हो सकता है कि फर्म के पास कैपिटल कम हो सकता है कि फर्म के पास कैपिटल कम हो, तो पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए यदि नया पार्टनर बना लिया जाता है तो नया पार्टनर जब वो साझेदारी व्यापार में आएगा तो वो भी अपने साथ कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर के आएगा और इससे फर्म के कैपिटल में वृद्धि होगी। तो फर्म के कैपिटल की कमी को पूरा करने के लिए भी नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता होती है। नंबर 2, फर्म के मैनेजमेंट इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, यानी प्रबंधकीय कुशलता को बढ़ाने के लिए। अब मान लो कि हम 2 साझेदार हैं और फर्म का मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि 1-2 और पार्टनर होते तो फर्म का मैनेजमेंट इफिशियंसी सही ढंग से सुधारा जा सकता था, उसमें वृद्धि की जा सकती थी। तो प्रबंधकीय कुशलता का लाभ उठाने के लिए भी हम साझेदारों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन को समाप्त करने के लिए, आपसी कंपटीशन को समाप्त करने के लिए भी हम साझेदार का प्रवेश कर सकते हैं। हम अपने कंपटीटर को पार्टनर बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने मैनेजर या एम्प्लॉई के मैनेजरियल पावर का लाभ उठाने के लिए, प्रबंधकीय योग्यता, प्रबंधकीय शक्ति का लाभ उठाने के लिए हम उसे यदि पार्टनर बना लेते हैं तो वो अपने मैनेजरियल उसकी जो प्रबंधकीय कुशलता है वो पहले की अपेक्षा, पहले वो वेतन भोगी कर्मचारी बनकर के अपनी सेवा देता था, अब वो पार्टनर बनकर के अपनी सेवा देगा। तो जब आप किसी भी व्यक्ति को आप अपने लाभ का हिस्सेदार बना लेते हो तो उसका मैनेजमेंट इफिशियंसी, प्रबंधकीय कुशलता और अधिक कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर अब लाभ में हिस्सा पाने की अभिलाषा होती है। और
यदि आप ऐसे मैनेजर को, ऐसे एम्प्लॉय को जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंडेड है, जो कि तीक्ष्ण बुद्धि वाला है और हमारे फर्म के लिए अच्छा साबित हो सकता है, यदि आप उसे वेतन पर ही रखोगे तो आप उसके मैनेजरियल एफिशिएंसी का लाभ उठा नहीं सकते हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उसे सैलरी के अलावा लाभ में हिस्सेदार बना लें। तो कई कारणों से हम किसी नए साझेदार का प्रवेश करा सकते हैं, एडमिशन पार्टनरशिप में नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। ठीक, चलो। नए साझेदार का प्रवेश क्लियर है। नए साझेदार का प्रवेश, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ले लें। डेफिनेशन, परिभाषा। साझेदारी व्यवसाय में फर्म के बाहर के किसी व्यक्ति या फर्म के अंदर कि कोई एम्प्लॉई या मैनेजर को साझेदार के रूप में शामिल किया जाता है, तो इसे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कहते हैं। ठीक, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कहते हैं। अच्छा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के संबंध में हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम क्या कहती है, इंडियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहती है। इंडियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 के सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 कहती है कि कोई भी नया साझेदार तभी प्रवेश हो सकता है, तभी नया साझेदार बन सकता है जब तक कि अन्य सभी साझेदार इस बात पर सहमत ना हो। ठीक, इस संबंध में इंडियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जब तक फर्म के सभी पार्टनर एडमिशन के लिए
सहमत ना हो तब तक किसी नए साझेदार का प्रवेश नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि फर्म के सभी साझेदार चाहेंगे तभी नए साझेदार का प्रवेश हो सकता है। एक भी साझेदार यदि एग्री ना हुआ तो फर्म में कोई नया साझेदार एडमिट नहीं होगा। क्लियर? अब ये है कि सर नया साझेदार यदि फर्म में शामिल होता है तो क्या इफेक्ट आता है, फर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, इफेक्ट के बारे में जरा सा बात करें। नए साझेदार के प्रवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात कि जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो साझेदारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। इसका मतलब है कि साझेदारी व्यापार का पुनर्गठन होता है। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। साझेदारी व्यापार का पुनर्गठन होता है। रिकंस्टिट्यूशन पढ़ाया था मैंने। कहोगे कैसे सर? तो जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो पुराने समझौते समाप्त होंगे और नया समझौता लागू होगा। इसका मतलब है कि लाभ विभाजन अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा ही बदलेगा। ठीक। नंबर 2, साझेदारों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। यानी नए साझेदार के प्रवेश पर साझेदारों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। क्लियर है? नंबर 3, साझेदारों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं लाभ विभाजन अनुपात चेंज हो जाता है, बदल जाता है। नंबर 4, जो नया साझेदार है उसे फर्म के संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार हो जाता है। जब फर्म के संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार हो जाता है तो साझेदार, नया साझेदार फर्म के सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। सिर्फ एसेट्स में हिस्सा पाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। न्यू पार्टनर फर्म के लायबिलिटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। फर्म के ऊपर जितने भी दायित्व हैं, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे वो बिल्स पेबल हो,
चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार का कर्ज हो, उस कर्ज को चुकाने के लिए नया साझेदार भी उसी तरह रिस्पॉन्सिबल होगा जैसा कि पुराना पार्टनर था। ठीक, यदि संपत्ति में हिस्सा लेगा तो लायबिलिटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है नए साझेदार के आने से जोखिम का बंटवारा हो जाता है। रिस्क डिवाइडेड हो जाता है। पहले फर्म की हानि को 2 साझेदार सहन करते थे, अब फर्म के जितने भी हानि होंगे नए साझेदार के आने से 3 आदमी सहन करेंगे। इसका मतलब है कि रिस्क का बंटवारा हुआ, रिस्क कम हुआ, यानी जो जोखिम था वो पहले दो लोग सहन करते थे, 2 साझेदार सहन करते थे, अब जोखिम 3 या 4 साझेदार मिलकर के सहन करेंगे, तो जोखिम में कमी आती है, रिस्क रिड्यूस होता है, जोखिम घटती है। ठीक, नया साझेदार के आने से फर्म का प्रबंध संचालन पहले की अपेक्षा अधिक बेहतर हो जाता है। जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म का जो प्रबंध संचालन है, मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पहले की अपेक्षा और अधिक बेहतर हो जाता है, क्योंकि साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है, कामों का बंटवारा हो जाता है और वर्क लोड या वर्क बर्डन कम हो जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट है फर्म की कुल पूंजी बढ़ जाती है, टोटल कैपिटल में वृद्धि होती है। फर्म की पूंजी पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है और फर्म का गुडविल भी नए साझेदार के आने से, नए साझेदार का गुडविल भी फर्म के गुडविल में जुड़ जाता है, इसलिए फर्म का गुडविल भी, फर्म की ख्याति भी बढ़ जाती है। करेक्ट। यानी नए साझेदार के आने से क्या क्या प्रभाव पड़ा। फर्स्ट नंबर में साझेदारी व्यापार का रिकंस्टिट्यूशन होता है। सेकंड नंबर में साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है, कॉमन बात है। थर्ड नंबर में साझेदारों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाते हैं। फोर्थ नंबर में नए साझेदार को फर्म के संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, तो लायबिलिटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है जोखिम का बंटवारा, यानी रिस्क रिड्यूस हो जाता है, जोखिम घट जाती है क्योंकि जोखिम बढ़ जाती है। ठीक, फर्म का मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम पहले की अपेक्षा और अधिक बेहतर हो जाता है नए साझेदार के आने से, और फर्म की कुल पूंजी में वृद्धि होती है, साथ ही साथ फर्म का गुडविल भी बढ़ जाता है। ये था इफेक्ट यानी प्रभाव, नए साझेदार के आने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं।
चलो, कौन व्यक्ति फर्म का साझेदार हो सकता है? करेक्ट। किसे फर्म का साझेदार बनाया सकता है? इंडिविजुअल, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्ति। किसी भी व्यक्ति को फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है। कोई इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, ठीक, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, किसी व्यक्ति को फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है। नंबर 2, माइनर, जिसको हम लोग कहते हैं अवयस्क, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो उसे हम लोग माइनर कहते हैं, और जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो उसे हम लोग मेजर कहते हैं, वयस्क कहते हैं। ठीक, तो एक माइनर भी फर्म का साझेदार हो सकता है, एक अवयस्क भी फर्म का साझेदार हो सकता है, लेकिन वह सिर्फ फर्म के लाभों में ही हिस्सेदार हो सकता है, फर्म के हानि में हिस्सेदार नहीं हो सकता है। यानी एक माइनर फर्म का साझेदार हो सकता है, लेकिन सिर्फ लाभ में ही हिस्सा लेगा। यदि फर्म को हानि होती है तो हानि में वो साझेदार नहीं होगा, हानि में वो हानि लॉस यानी लॉस सहन नहीं करेगा। करेक्ट। नंबर 3 में है फर्म। किसी साझेदारी फर्म को भी साझेदार बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फर्म में ए और बी 2 पार्टनर हैं, ठीक, जो कि एक फर्म है। एक दूसरा फर्म जिसमें सी और डी पार्टनर है, ये एक अलग फर्म है। ये भी फर्म है और ये भी साझेदारी फर्म है। तो ए बी जो फर्म है वो सी डी को मिला लेती है, सी डी पार्टनर ए बी में मिल जाता है, यानी एक फर्म के साथ दूसरा फर्म आकर के मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का मिलना। तो जब कोई साझेदारी फर्म किसी दूसरे साझेदारी फर्म का साझेदार हो जाता है तो इसी भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कहते हैं, यानी फिर न्यू फर्म कहते हैं। तो फर्म भी पार्टनर हो सकता है। और इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूशन, अन्य संस्थाएं, अन्य संस्थाएं या फिर एसोसिएशन, संघ, अन्य कोई भी संस्थाएं या कोई भी संघ साझेदार हो सकता है। यानी साझेदारी व्यापार में नया साझेदार कौन हो सकता है? तो कोई व्यक्ति नया साझेदार हो सकता है, कोई फर्म नया साझेदार हो सकता है, अन्य और भी कोई संस्थाएं भी नया साझेदार के रूप में हो सकता है, और एक माइनर भी न्यू पार्टनर के रूप में प्रवेश ले सकता है। क्लियर है? चलो इसको मिटा दें। मैंने शुरू में ही बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है। मैंने 3-4 रीज़न बताया था। सबसे पहला रीज़न था कि पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए, नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है। फर्स्ट नंबर में पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए। करेक्ट।
दूसरा, फर्म का विस्तार करने के लिए, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, फर्म के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, फर्म का विस्तार करने के लिए। नंबर 3, प्रबंधकीय क्षमता या प्रबंधकीय कुशलता को और अधिक बेहतर करने के लिए। यदि किसी नए साझेदार का प्रवेश करते हैं फर्म के बाहरी व्यक्तियों का, तो साझेदारों की संख्या बढ़ने से हमारा जो प्रबंधकीय कुशलता है, मैनेजमेंट सिस्टम है, वो पहले की अपेक्षा और अधिक बेहतर होगा। ठीक, हमारे ही फर्म के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई होते हैं जिनमें बहुत सारी एबिलिटी होती है, बहुत सारी योग्यताएं होती है। तो योग्य कर्मचारी की योग्यता का लाभ उठाने के लिए योग्य कर्मचारी की योग्यता का लाभ उठाने के लिए आप योग्य कर्मचारी या तो फिर मैनेजर को यदि आप पार्टनर बना लेते हो तो उसकी योग्यता का भरपूर लाभ मिलेगा। तो उसकी योग्यता का लाभ उठाने के लिए भी साझेदार बनाना आवश्यक है। ठीक, और कभी कभी कंपटीशन को समाप्त करने के लिए, प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए, यदि हम किसी दूसरे साझेदारी फर्म से हाथ मिला लेते हैं, अब मार्केट में 2 साझेदारी फर्म है और हम दोनों के बीच हमेशा कंपटीशन रहता है, और कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें लॉस में ले जाती है। अधिक से अधिक ग्राहक बनाने के लिए हमारी कंपटीटर फर्म अपनी सेलिंग प्राइस को कम करती चली जा रही है, और ऐसे में हम भी उसके कंपटीशन में उतर करके हम भी अपने सेलिंग प्राइस को कम कर रहे हैं, और दोनों को ही प्रॉफिट कम हो रहा है। लो प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट नहीं के बराबर प्रॉफिट पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपसी कंपटीशन को समाप्त करने के लिए जब हम 2 साझेदारी फर्में आपस में मिल जाते हैं तो हमारे बीच का कंपटीशन समाप्त हो जाता है और हम अधिक से अधिक प्रॉफिट पर सेल्स कर सकते हैं। तो आपसी कंपटीशन को समाप्त करने के लिए भी साझेदार बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए। जब 2 साझेदारी फर्में होती है और दोनों ही अलग अलग एक ही वस्तु का दोनों ही अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उनका भी कॉस्ट और अपना कॉस्ट, जब 2 साझेदारी फर्म एक साथ मिलकर के अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए भी हम लोग किसी साझेदारी फर्म को पार्टनर बना सकते हैं। फर्म का गुडविल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मार्केट में जिनका मार्केट में बहुत अधिक नाम होता है, बाजार में गुडविल होता है। यदि वैसे व्यक्ति को यदि हम पार्टनर बना ले तो उस व्यक्ति का गुडविल हमारे फर्म के गुडविल के साथ जुड़ जाएगा और हमारे फर्म का गुडविल पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। तो फर्म का गुडविल बढ़ाने के लिए भी हम पार्टनर बना सकते हैं। चलो, तो पार्टनर की आवश्यकता क्यों होती है? नीड फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं? तो इसके पीछे कई रीज़न है, बट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न लिखा है। पहला, जब हमारी फर्म को पूंजी की कमी होती है तो पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं। फर्म का विस्तार और विकास करने के लिए भी हम नए साझेदार की जरूरत होती है। प्रबंधकीय क्षमता या प्रबंधकीय कुशलता को और अधिक पहले की अपेक्षा और अधिक बेहतर बनाने के लिए भी साझेदार की आवश्यकता होती है।
यदि हमारे ही फर्म में कोई योग्य और कुशल कर्मचारी है तो उनकी योग्यता का, उनकी कुशलता का भरपूर लाभ उठाने के लिए बेहतर यही होगा कि हम उसे अपने लाभ का हिस्सेदार बना दें। नेक्स्ट है, यदि दो फर्में एक साथ काम कर रही है, एक ही जगह पर काम कर रही है, एक ही मार्केट में काम कर रही है, तो उनके बीच की जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, उसको समाप्त करने के लिए भी एक फर्म दूसरे फर्म को पार्टनर बना सकती है, जिससे आपसी प्रतियोगिता, कंपटीशन समाप्त हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ फर्म के गुडविल को बढ़ाने के लिए भी नए साझेदार की आवश्यकता होती है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनर का राइट और पार्टनर की ड्यूटी को देखेंगे कि नए साझेदार का अधिकार क्या है, नए साझेदार का कर्तव्य क्या है, और साथ ही साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थ्योरी कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आज का वीडियो यदि आपको पसंद लगा, आपका आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फिर जो अगला वीडियो आएगा पार्टनरशिप चैप्टर का वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।